बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने गेहूं की बोनी कर ली है, लेकिन कुछ अभी बाकी है। तो आप तो सीधा ये बता दीजिए कि ऐसी गेहूं का मतलब कौन सी वैरायटी है जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। राजगढ़ वासियों, रंगीलो राजगढ़ चैनल एक ऐसा चैनल है, क्षेत्रीय चैनल, जिसमें हम आपको विभागीय अधिकारियों से मिलाते हैं, उनसे परिचय करवाते हैं और उनके विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उनकी जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से देते हैं। ये जो ऑफिसर है वो कृषि विभाग से रिलेटेड है। किसान बहुत सारे कमेंट करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं कि कृषि विभाग वाले ये नहीं करते हैं, हमें जानकारियां नहीं मिलती है। तमाम तरह के कमेंट हमने जो वीडियो डाला था उसमें आए थे। तो आज आपका इंतजार खत्म हुआ और हम आप की इनसे बातचीत करवाएंगे, इनसे रूबरू होंगे और तमाम तरह की चर्चा इनसे करेंगे। सबसे पहले सर आपका परिचय दें और कृषि विभाग में इस समय पे वर्तमान में कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। मैं प्रहलाद सिंह बारला, सहायक संचालक कृषि, जिला राजगढ़। वर्तमान में हमारे पास विभाग में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो प्रीमियम है अभी 1.5% है रबी फसलों के लिए। हमारी जो आपात स्थिति में किसानों को जो फसल नुकसान हो जाता है उससे हमारे राहत के लिए फसल बीमा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है, जिसमें हमारे और साथ ही दूसरी और योजना है हमारे पास NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में, जिसमें कि हम मिट्टी परीक्षण करवा कर हमारे जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यदि कमी है उसकी पूर्ति के लिए शासन स्तर से भी NFSM योजना अंतर्गत जो घटक दिए गए हैं उसमें जिंक सल्फेट यदि कोई किसान परचेस करता है उसको सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन करवाना पड़ेगा। उसके लिए है जो आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा आपको, बैंक पासबुक, खसरा B1 नकल और आवेदन फॉर्म। उसके माध्यम से वो प्रस्तुत करेगा हमारे RUs को और वो ऑनलाइन पंजीयन करवाएगा किसान। और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दिया गया जिप्सम पे 750 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से ये अनुदान किसानों को दिया जाएगा। और साथ ही यदि हम अगली योजना की बात करेंगे PMKSY या RKVY, और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है और एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएं हैं, जिसमें कि हम यदि कोई किसान स्प्रिंकलर जैसे वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो पानी का अत्यधिक दोहन ना हो, मतलब उसका पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली जो स्थिति है उसको सिद्ध करने के लिए गवर्नमेंट के स्तर से स्प्रिंकलर जो सेट है किसानों को दिए जाते हैं, ताकि कम पानी में अच्छा उत्पादन ले सके और उस पानी का सदुपयोग हो सके। इसमें जो है कि कृषकों को लागत का 55% या अधिकतम 13,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है और बड़े किसानों को 45% अनुदान दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी साहब दे रहे हैं। फिर अलग और अगली योजना है NFSM और तिलहन योजना अंतर्गत पाइपलाइन भी दिया जाता है, जिसमें अधिकतम 50,000 और कीमत का 50%, जो भी कम हो वो अनुदान किसानों के खाते में दिया जाता है। इसके साथ ही अगली उसमें पंप सेट पर भी है 10,000, अधिकतम 10,000, कीमत का 50%, जो भी कम हो वो दिया जाता है किसानों को। और फिर बीज ग्राम योजना में भी हमें अनाज वाली जो बीज हम देते हैं उसमें किसानों को 50% अनुदान पर दिए जाते हैं बीज उत्पादन के लिए। और फिर दलहन और तिलहन फसल में भी 60% अनुदान दिया जाता है। और एक और योजना है, जिले में एक ही विकास खंड है, राजगढ़ विकास खंड में नलकूप खनन योजना में, जैसे कि किसान SC ST के लिए है नलकूप खनन। यदि कोई करवाना चाहता है किसान तो सबसे पहले तो उसको आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन में जो पात्रता है, जैसे SC ST वालों को किसानों को है, उसमें सफल नलकूप खनन होने पर 25,000 उसको अनुदान दिया जाता है। और फिर पंप सेट स्थापना के लिए 15,000 का अनुदान वापस, यदि सफल हो जाता है तो उसको 15,000 का अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार 40,000 का किसानों को अनुदान दिया जाता है। ये हमारे SC ST किसानों के लिए है, राजगढ़ जिले के लिए, राजगढ़ विकास खंड के लिए ही है ये योजना। सर पहला सवाल ये है कि जो हमारे राजगढ़ जिले में जो किसान लोग हैं अपनी मर्जी से खाद देते हैं, अपनी मर्जी से बीज डाल देते हैं, बुआई करते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, तो इसके लिए कृषि विभाग उनको जागरूक क्यों नहीं करता? हमारा जो विभाग है, मैदानी अमला है, वो अभी कृषक संगोष्ठी के माध्यम से या कृषक पाठशाला के माध्यम से
किसानों को हमारा जो भी फील्ड अमला है किसानों को जागरूक कर रहा है। अभी लगभग हमारी जो कृषक का जो संगोष्ठियां हैं, पाठशालाएं जो चल रही हैं, तो उसमें जो 622 पंचायतें हैं, तो उसमें हमारे किसानों के बीच में हमारे एईओस कृषि विस्तार अधिकारी जा रहे हैं और उनको किसानों को जो भी सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित जो भी जानकारी है या जो विभागीय योजना है वो हमारे किसानों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। सर ये बताइए, हमारे जिले में मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाएं कितनी हैं? वो काम कर रही है, कितनी सक्रिय है? हमारे यहाँ पर जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 6 हैं, उसमें से अभी जिला स्तर पर एक एक्टिव है जो कि मिट्टी परीक्षण का कार्य कर रही है और बाकी जो है अभी 5 जो है शासन स्तर से अभी युवा उद्यमी योजना के तहत उनके आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों युवा उद्यमियों को दिया जाएगा और उसके बाद ये मिट्टी परीक्षण का काम शुरू होगा। सर एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक किसान ने खेत को पानी में भिगोकर वो रेत वगैरह कुछ निकली थी, तो वो किसान का आरोप है कि उसमें रेती बहुत ज्यादा होती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मनीष दांगी करके एक किसान है। इसमें तो जैसे कि जो है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत जो है भारत सरकार का जो स्पेसिफिकेशन है, एफसीओ का जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार जो भी कंपनियां हैं जो फर्टिलाइजर बनाती हैं उसके हिसाब से जो फिलर के रूप में उसमें या तो रेत या सिलिका या जो डोलोमाइट है, अलग अलग जो भी है उनके पास जो फिलर्स हैं जो उपलब्ध है उसके हिसाब से वो उपयोग करती हैं और जो मापदंड है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के जो अनुसार उसके अनुसार ही हम जो हमारे फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हैं वहाँ पर जो भी जितने भी विक्रेता उर्वरक विक्रेता उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हैं और जो भी उर्वरक के सैंपल लेते हैं उसके बाद वो सैंपल हम भेजते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट होने के लिए। उसमें उपलब्ध पोषक तत्व का जो है उसमें एनालिसिस किया जाता है, उसी के आधार पर वो मानक या अमानक है उसका पता चलता है, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत की जाती है। नहीं, पर किसानों का ये भी कहना है कि अगर मान लो रेती होती है तो फिर उस कट्टे पर उसका क्यों जिक्र नहीं होता? उसमें मैंने जैसे कि बताया कि जो एफसीओ के निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार वो स्पेसिफिकेशन के अनुसार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार वो उसका पालन जितनी भी कंपनियां हैं वो करती हैं। उसमें जो उल्लेख है उसमें पोषक तत्वों का ही उल्लेख रहता है, उसमें फिलर्स का कोई उल्लेख नहीं है, तो इस कारण नहीं करती। उसमें किसान भाई ये भी कर सकते हैं इसमें यदि अब लगता है कि आपको फर्टिलाइजर में कहीं दिक्कत है या अमानक वाली स्थिति, तो किसान भाई ये भी कर सकते हैं उसमें कि बैच नंबर जो अंकित रहता है उसमें कंपनी का बैच नंबर, लॉट नंबर या टोल फ्री नंबर, उस पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं या हमारे विभाग को भी आप अवगत, हमारे जो मैदानी अमला है एईओ या हमारे एसएडी जो उर्वरक निरीक्षक है उनके माध्यम से भी वो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उनका जो भी यदि इस टाइप का मिलावटी खाद या इस टाइप का यदि स्थिति संज्ञान में आती है तो निर्धारित रूप से हम लोग उस पे एफसीओ के तहत कार्रवाई करेंगे और किसानों को अच्छा गुणवत्ता युक्त फर्टिलाइजर उपलब्ध हो ये हम सुनिश्चित करेंगे। सर एक किसान है महेंद्र सिंह तोमर, उनने ये आरोप लगाया कि आपके जो ग्राम सेवक वो फील्ड पर नहीं जाते। हमारे जो भी कृषि विस्तार अधिकारी हैं सतत भ्रमण करते रहते हैं और जिनका भी मतलब मंथली उनका दौरा कार्यक्रम भी बना हुआ है और डेली डायरी भी संधारित करते हैं और यदि इस प्रकार के यदि कहीं हमारा कृषि विस्तार अधिकारी नहीं जा रहा है तो हमारे संज्ञान में यदि आता है तो हम निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी करेंगे। और हमारा जो है उनका जो सेटअप है एक आरयू के पास कम से कम 5 से 6 पंचायतें हैं, तो वो एक रोटेशन के हिसाब से वो अपना भ्रमण 1 महीने में करते रहते हैं। सर एक किसान का कमेंट आया था, सिद्धनाथ किरार करके हैं, वो ये कहते थे कि पहले ट्रैक्टर पर मशीनों पर अनुदान मिलता था लेकिन अभी वो बंद है। ये कृषि अभियांत्रिकी की योजना है, इसमें मेरी कृषि अभियांत्रिकी जो सहायक यंत्री है उनसे भी चर्चा हुई, तो इस संबंध में उन्होंने बताया है कि 2019 से ये योजना बंद हो गई है, लेकिन अभी किसानों के जो 12th पास है या उसके स्थान पर ये कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं ताकि किसानों को उचित दाम पर उसमें किराए पर उनको यंत्र या जो भी है उसको उपलब्ध हो सके। इसके लिए कृषि कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना भी की जा रही है जिले में
और अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे जो सहायक यंत्री हैं उनसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। गेहूं की बोनी का समय लगभग कब तक है सर? गेहूं की बोनी अलग अलग है, जिसमें यदि अर्ध सिंचित वाली स्थिति है तो 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किसान अर्ध सिंचित में कर सकते हैं, और सिंचित के लिए 10 नवंबर से 25 नवंबर तक जो आइडियल जो रेंज है वो किसान भाई कर सकते हैं जिनके पास पानी उपलब्ध है, सिंचित स्थिति में है। और उसके बाद लेट वेराइटी का चयन कर सकते हैं जो दिसंबर तक भी बो सकते हैं। तो उसके हिसाब से किसान भाई जो भी वेराइटी है किस्म उनका चयन करें। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अभी वर्तमान में बायो फोर्टिफाइड जैव संवर्धित किस्में भी आ गई, जैसे पूसा तेजस है और उनका क्या है कि जो राजगढ़ जिला कुपोषण की स्थिति से यहाँ पर देखा भी गया है कि कुपोषण के मामले में राजगढ़ में ज़्यादा केसेस हैं, तो इसको लेकर क्या है कि वैज्ञानिकों ने भी जैव संवर्धित किस्में का इजाद की है, जिसमें कि 40 ppm से जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वो बायो फोर्टिफाइड की कैटेगरी में रखा जाता है, ताकि और यहाँ पे राजगढ़ जिले में तेजस का उत्पादन भी हो रहा है, जो कि निश्चित रूप से कुपोषण को दूर करने में काम करेगा। सर, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने गेहूं की बोनी कर ली है लेकिन कुछ अभी बाकी है, तो आप तो सीधा ये बता दीजिए कि ऐसी गेहूं का मतलब कौन सी उपज है, कौन सी वैरायटी है जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है? अभी तो पानी के आधार पर किसान भाई सबसे पहले तो किस्मों का चयन अपने पास उपलब्ध सिंचित कितना है, सिंचाई के लिए कितना उपलब्ध पानी है, उसके हिसाब से ही किस्मों का चयन करें। पर कोई किस्म होगी ना जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है? GW 322 है, पूसा तेजस है, ये अच्छा उत्पादन दे रही है हमारे राजगढ़ जिले में। और उसके बाद HI 1544 है, आपको 2 से 3 पानी में आ जाएगी। यदि किसान भाई यदि ज़्यादा पानी वाली किस्मों का चयन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन पे दुष्प्रभाव भी पड़ता है, तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसलिए किसानों को अपने पास जितना सिंचित जो है 1 या 2 पानी है या 3 पानी है, उसके अनुसार ही किस्मों का चयन करना चाहिए। सर, कभी कभी क्या होता है किसान अनजाने में ऐसी स्प्रे कर देते हैं, मतलब कीटनाशकों का कुछ ऐसी दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं जिससे फसलों में नुकसान हो जाता है, तो कृषि विभाग इसमें किसानों के साथ कैसे सहायक बनती है? किसान भाई बिना अपने अनुसार किसी भी कीटनाशक या वीडीसाइड का स्प्रे ना करें। वो अलग अलग क्रॉप वाइज सेलेक्टिव होता है, नॉन सेलेक्टिव होते हैं, अलग अलग फसल वाइज होते हैं, तो उसी के अनुसार उनका स्प्रे जो भी लीफलेट रहता है उसमें कीटनाशक हो या वीडीसाइड, उसका या तो पढ़कर उसका उपयोग करें, या तो हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही अपना फसल में स्प्रे करें। अपने जिले में कोई टोल फ्री नंबर है किसान भाइयों के लिए जिससे वो आपसे संपर्क कर सके, कुछ जानकारी ले सके, ऐसा कोई टोल फ्री नंबर है? अभी तक तो ऐसा कोई टोल फ्री नंबर नहीं है, पर कलेक्टर महोदय और हमारे उप संचालक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने सभी जितने एईओस हैं ग्राम पंचायत स्तर पे उनकी जानकारी को चस्पा किया है, उनके मोबाइल नंबर भी चस्पा करवाए हैं, ताकि कोई भी किसान हो उनसे आसानी से संपर्क स्थापित कर अपनी जो भी जिज्ञासा है या समस्या उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। आखिर में किन किन बातों का किसान भाई ध्यान रखे और पूरे जिले के किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो लास्ट में यही बताना चाहूँगा, किसान भाई अपनी मिट्टी का परीक्षण अवश्य करवाएं, क्योंकि मिट्टी ही आने वाले समय में हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, और आने वाली जनरेशन को हम ये मिट्टी ही अच्छी स्वस्थ यदि देके जाएंगे तो वो हमें सलाम और प्रणाम करेंगे। अदरवाइज जिस स्थिति से हम रासायनिक उर्वरकों की ओर बढ़ रहे हैं, बिना मिट्टी परीक्षण करवाए अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, पर हमारे द्वारा जैसे वर्तमान में डीएपी का ही उपयोग करते जा रहे हैं, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होता है। अब जैसे कि एनपीके है, तो एनपीके में 12, 32, 16 अलग अलग ग्रेड्स में आ गए, और इसके अलावा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं। तो हमें सबसे पहले तो मिट्टी परीक्षण करवाने पर ध्यान फोकस करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या रिकमेंडेशन उस पर बन रही है, और तो अलग अलग फसल के हिसाब से क्या क्या रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से ही हम लोग उसमें जितने पोषक तत्व वो डालें। नहीं तो अनावश्यक अंधाधुंध यदि बिना हमारे कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई अनुशंसा नहीं है, उसके बावजूद हम डाल रहे हैं, तो हमारी लागत को बढ़ाने के सिवा हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आशा है कि आपको जो साहब ने जो जानकारी दी वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नए अधिकारी से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।